students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is safety and first aid, and you will be aware about safety rules at home, safety rules on the road, safety rules while in a bus, safety rules for the vehicle, safety from fire and first aid. Let's begin with the chapter. An accident may occur anywhere at any time. In fact, most of the accidents occur due to our carelessness. In previous classes, we have studied some safety rules. Let us recall them and learn about different methods of first aid taught in previous classes. तो accidents कभी भी हो सकते हैं, इसीलिए उनका नाम accident है. But 70-80% से ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इट हैपन्स हमारी लापरवाही की वजह से. तो लेट्स सी, पहले ही पढ़ चुके हैं, आगे रिवाइज करते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. नंबर 1 इज सेफ्टी रूल्स एट होम. घर पे क्या क्या करने चाहिए चीज़ें आपको. डू नॉट प्ले विद बर्निंग मैचस्टिक्स, फायर क्रैकर्स, गैस स्टोव, सिलेंडर्स एक्सेट्रा. बर्निंग मैचस्टिक, माचिस के साथ आपको नहीं खेलना है, वो खेलने की चीज़ नहीं है. प्लेग्राउंड पे जाइए, कैरम बोर्ड से खेलिए, बट माचिस की तिल्ली, फायर क्रैकर्स, पटाखों के साथ, गैस स्टव, सिलेंडर्स, इन सब चीज़ों के साथ नहीं खेलना है. खुद को साथ तो आप कुछ ना कुछ एक्सीडेंट करवा ही सकते हैं, पूरे घर को भी नुकसान हो सकता है. Do not touch any electrical appliance like switch, iron, refrigerator, etc. with wet hands. हाथ अगर गीले हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है. Do not take any medicine without any adult supervision. अगर आसपास कोई एडल्ट नहीं है, आप बीमार पड़ गए हो, तो किसी एडल्ट का वेट करो या डॉक्टर का. बिना एडल्ट सुपरविजन के कोई भी टाइप की दवाई आपको खुद से नहीं लेनी है. Do not run up or down the stairs. सीढ़ियों पे ऊपर नीचे खेलने के लिए सीढ़ियाँ नहीं बनी हैं, सिर्फ ऊपर जाना है तो सीढ़ियों का यूज़ करिए, या फिर नीचे आने के लिए खेलना नहीं है. गिर गए तो बहुत चोट लगेगी. बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन वेट फ्लोर. अगर फ्लोर गीला है तो अवॉइड वॉकिंग ऑन दैट फ्लोर. जैसे ही सूखता है तो ही जाइए, और अगर फिर भी बहुत ज़रूरी है जाना तो बहुत धीरे धीरे चलिए, कॉशियसली चलिए. सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. Do not play on the road, cross the road at the zebra crossing, follow the traffic lights, walk on the footpath or to the edge of the road, and do not make hurry while crossing the road. रोड के बीच में नहीं खेलना है. हमेशा जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और अगर सिग्नल रेड है तो जीब्रा क्रॉसिंग को ही आपको यूज करना है. दैट ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप थिंग ऑन द रोड इज नोन एज द जीब्रा क्रॉसिंग, एंड यू ऑलवेज हैव टू यूज दैट टू क्रॉस द रोड. ट्रैफिक लाइट्स को आपको हमेशा फॉलो करना है, खुद की सेफ्टी के लिए भी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी. हमेशा जो फुटपाथ होता है उसी पे वॉक करिए. फुटपाथ इन केस अगर नहीं है रोड्स पे, तो रोड के जो एजेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, हमेशा वहीं पर चलिए. और रास्ते में रोड पे खास करके जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं मचानी है. आप खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और किसी और को भी उसकी वजह से सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं. मोर टू नो, सेफ्टी इज एज सिंपल एज ABC. ऑलवेज बी केयरफुल. तो सेफ्टी बहुत आसान होती है, छोटी मोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है. जैसे ABC आपको सिखाई गई थी, बहुत सिंपल है, बिल्कुल वैसे ही ABC का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर सेफ्टी के लिए? ऑलवेज बी केयरफुल. हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और अच्छी तरीके से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. लुक एट बोथ साइड्स केयरफुली बिफोर क्रॉसिंग द रोड. रोड जब क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये 3 चीज आपको फॉलो करनी है. उसके बाद ही जीब्रा क्रॉसिंग को यूज करते हुए आपको रोड क्रॉस करनी है. नाउ लेट्स सी व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स इन अ बस. Do not get in or out of a moving bus. बस चल रही है, चलती हुई बस में ना ही चढ़ना है ना ही उतरना है, चोट बहुत ज़्यादा लग जाती है. Do not lean out of the bus. अगर बस चल रही है या रुकी हुई है, irrespective of the moving or the stopped bus, आपको कभी भी बस के बाहर लटकना नहीं है. Do not disturb the bus driver. जो ड्राइवर बस चला रहे हैं उनको आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम आ सकती है. Always get in or out of the bus in a queue. queue का मतलब क्या होता है? लाइन. बस में चल रहे हैं या उतर रहे हैं, हमेशा एक क्यू को फॉलो करिए. धक्का मुक्की करेंगे, खुद भी गिरेंगे और दूसरे भी गिर सकते हैं. डू नॉट स्टैंड ऑन द फुट बोर्ड ऑफ अ मूविंग बस. जो फुट बोर्ड होता है आपकी मूविंग बस में, अब बस में आपका जो फुट बोर्ड होता है, चलती हुई बस में आपको उस पर खड़ा नहीं होना है. फुट बोर्ड कौन सा होता है? जिसको यूज करते हुए, जो छोटे छोटे स्टेयर्स होते हैं जिसके थ्रू आप बस में चढ़ते हैं, उसमें आपको मूविंग बस में नहीं खड़ा होना है. Now let's see safety rules for the vehicle drivers. जो vehicle को drive करते हैं. First of all, tie the safety belt, then drive. Do not talk on mobile while driving. Both the riders should use helmets while riding a two-wheeler. And legal age for driving a vehicle is 18 years. Before 18 years, children should not be given vehicles to drive.
किसी भी टाइप का व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हैं, सेफ्टी के लिए आपको अपनी सीट बेल्ट, जो फ्रंट में बैठ रहे हैं या पीछे बैठ रहे हैं गाड़ी में, दोनों को ही अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगानी चाहिए। चलते हुए या ड्राइव करते हुए फोन पे बात नहीं करनी है, साइड पे लगाइए, उसके बाद फोन पे बात करिए। स्कूटर्स, जो टू व्हीलर्स होते हैं, जो आगे चला रहा है वो भी हेलमेट पहनेगा और जो पीछे बैठा है उसको भी हेलमेट पहनने की जरूरत है, दोनों की सेफ्टी के लिए। एंड लीगल एज फॉर ड्राइविंग एनी काइंड ऑफ व्हीकल इज 18 ईयर्स। 18 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 18 साल से नीचे बच्चों को बिना लाइसेंस के कोई भी टाइप का व्हीकल नहीं देना है। Always use an indicator to change the lane. Never exceed the speed limit while driving. Overtaking should be done from the right and know the traffic signs. आप लेन चेंज कर रहे हैं, लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, आपकी जो व्हीकल्स होते हैं उसमें इंडिकेटर्स प्रेजेंट होते हैं, प्लीज काइंडली यूज इट। वो दिखाने या सजाने के लिए नहीं है। लेफ्ट जा रहे हैं तो लेफ्ट का इंडिकेटर, राइट जा रहे हैं तो राइट का इंडिकेटर बिफोर हैंड आपको देकर रखना है, ताकि पीछे आने वाले व्हीकल को आइडिया लग जाए। स्पीड लिमिट आपको हर रोड पे गिवन होती है कि इतनी इस सर्टेन सेट ऑफ लिमिट्स, स्पीड लिमिट से ज़्यादा आपको नहीं जाना है, उससे ज़्यादा को एक्सीड करना भी नहीं चाहिए। ओवरटेकर अगर आप कर रहे हैं किसी व्हीकल को तो हमेशा राइट साइड से करिए। रीज़न क्या होता है, जो ड्राइवर सीट इंडिया में है वो हमेशा राइट साइड पे होती है, तो राइट साइड से जब आप ओवरटेक करते हैं तो ड्राइवर अपने शीशे में पीछे की तरफ देख सकता है। तो ओवरटेक अगर आपको करना है तो हमेशा राइट साइड से करना है। एंड जो आपके ट्रैफिक साइंस होते हैं, जैसे ये सारे आपके ट्रैफिक साइंस हैं, पहला वाला क्या है, दोनों साइड के एरो हैं, उस पे कट है, यानी कि यहाँ पर आपका 2 वे नहीं है, 1 वे का रास्ता है, एक तरफ से ही आप जा सकते हो। ये सारे ट्रैफिक सिग्नल्स आपको पता होने चाहिए। नो यू टर्न, नो हॉर्न, जिसके ऊपर भी कोई बना है और ऐसा क्रॉस है, इसका मतलब वो चीज वहां पर प्रोहिबिटेड है, आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मोर टू नो, speed cameras. Speed cameras are used by traffic police to detect the speed of vehicles. It can detect the speed of a vehicle even when it is 500 meters away. The vehicles which are exceeding the speed limit are detected by the traffic police by using these cameras. These vehicles are then stopped एंड फाइंड। अब आपके स्पीड कैमराज इंस्टॉल करे गए हैं, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती है, तो डिटेक्ट करने के लिए जो स्पीड कैमराज होते हैं, अगर 500 मीटर भी अगर आप दूर हैं इन स्पीड कैमराज से और आपने लिमिट को एक्सीड कर दिया है तो ये कैप्चर कर लेते हैं, जिसकी मदद से जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो आपको पकड़ सकते हैं। तो प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए भी, दूसरे की सेफ्टी के लिए भी कोई जरूरत नहीं होती है इतना लिमिट को एक्सीड करने के लिए। सेफ्टी फ्रॉम फायर। Fire is very dangerous because a single spark may cause huge loss of life and property. Fire accidents are generally caused by electric sparks, smoking, leakage of cooking gas, crackers, leakage of diesel or petrol, etc. To avoid accidents caused by fire, we must follow the following fire safety rules. तो fire, आग से जो आपके accidents होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। हल्का सा स्पार्क लगता है, उससे बहुत ज़्यादा आग लग जाती है और बहुत नुकसान हो जाता है, प्रॉपर्टी का भी और ह्यूमन लॉस भी हो जाता है। अब आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से, स्मोक से, इलेक्ट्रिक गैसेस से, लीकेज से, पेट्रोल या डीजल के लीकेज से हो सकता है। और लेट्स सी आग से होने वाले एक्सीडेंट से हम किस तरीके से बच सकते हैं। आफ्टर यूजिंग मैचस्टिक, बर्न इट आउट प्रॉपरली बिफोर थ्रोइंग इट अवे। अब माचिस जब आप यूज करते हो और जब आप उसको फूंक देते हो उसके बाद भी उसमें स्पार्क रह जाता है। अब यही स्पार्क अगर ऐसे ही आप फेंक दोगे और आसपास कोई पेपर या पॉलिथीन हुआ तो उस हल्की सी चिंगारी से ही बहुत ज्यादा आग लग सकती है। तो पूरी तरीके से उसको बिल्कुल ब्लो आउट करिए, उसके बाद ही उसे डिस्पोज ऑफ करिए। Do not wear nylon and other synthetic clothes while cooking because they catch fire easily. Use cotton clothes while in kitchen. तो किचन में कभी भी आप जा रहे हैं, मेक श्योर कि कॉटन के ही कपड़े पहनिए। जो नायलॉन और सिंथेटिक कपड़े होते हैं उसमें आग सबसे ज्यादा जल्दी लगती है, दूर से ही वो आग पकड़ लेते हैं। ऑलवेज टर्न ऑफ द सिलेंडर फ्रॉम रेगुलेटर। रात के टाइम पे जब सो जा रहे हैं या घर से बाहर आप निकल रहे हैं, घर पे कोई नहीं है या छोटे बच्चे घर पे हैं, तो रेगुलेटर, डायरेक्ट जो रेगुलेटर होता है उसी से गैस सिलेंडर आप बंद कर दीजिए, ताकि अगर बाई चांस आप गैस को भी बंद करना भूल गए हैं या कोई लीकेज है, डायरेक्ट रेगुलेटर से बंद करने से जो गैस का सप्लाई होता है वो रुक जाता है। ऑलवेज वेयर रबर स्लीपर्स वाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज स्विच ऑन कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो, गीजर, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, जो आपके रबर के स्लीपर्स होते हैं वो आपको पहनने चाहिए, वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं। सो दीज आर सम टिप्स जो आपको फायर एक्सीडेंट से बचा सकते हैं।
In case of leakage of cooking gas, open all the doors and windows immediately, but do not turn on or off any electrical appliance as any spark generated may ignite a fire. अब घर पे आपको लग रहा है कि हल्का सा भी गैस लीकेज हो रहा है, तो आपके जो घर पे स्विचेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को छूना तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है, बट आपके जो स्विचेस होते हैं ऑन है ऑन छोड़ दीजिए, ऑफ है ऑफ छोड़ दीजिए। ऑन ऑफ नहीं करना है, हल्का सा स्पार्क भी अगर आ गया तो उस स्पार्क से ही बहुत ज़्यादा आग लग सकती है। ऑलवेज बर्न फायर क्रैकर्स इन एडल्ट सुपरविजन। पहली बात, पटाखे फोड़ने नहीं चाहिए। अलग अलग टाइप के पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, स्मोक पोल्यूशन, बहुत पोल्यूशन होता है, बट स्टिल अगर थोड़ा बहुत भी अगर आपको फायर क्रैकर्स को फायर करना है तो हमेशा किसी बड़े के सामने ही या बड़े के साथ ही करिए। फायर फाइटिंग methods applied for extinguishing fire depend upon cause of fire. For instance, fire on paper or wood can be extinguished by splashing water on it. अब किस टाइप की आग है, किस चीज से लगी है, उस पर डिपेंड करता है कि फायर को एक्सटिंग्विश यानी कि खत्म किस तरीके से करा जाएगा, बुझाया किस तरीके से जाएगा। लकड़ी से लगी है, पेपर से लगी है, तो सिंपली पानी डालने से वो आग बुझ सकती है। When fire is caused by petrol, it can be extinguished by throwing sand or mud over it instead of water, because petrol being lighter than water floats on water and continues to burn. अब यहीं पर अगर आग पेट्रोल की वजह से लगी है, पानी अगर आप डालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि पेट्रोल लाइट होता है वाटर से, आप पानी डालोगे फ्लोट करने लग जाएगा, आग नहीं बुझेगी। सैंड अगर आप फेंकोगे, ऑक्सीजन का सप्लाई तुरंत बंद हो जाएगा, आग बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। When fire is caused due to electric short circuit, it can be extinguished by throwing sand over it. If throwing water may cause electric shock. At the same time, switch off the main power supply to prevent spread of fire. अगर इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी से लगने वाली आग है, पानी बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, आग तो दूर दूर तक नहीं बुझने वाली है, लेकिन जो पानी फेंकेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक और लग जाएगा। और अगर आपको इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है, तो तुरंत ही जो मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई है वो स्विच आपको बंद कर देना है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। When clothes of a person catch fire, ask him to roll on the ground, cover him with a blanket as it cuts off the supply of air. अगर किसी के कपड़ों में आग लग गई है, तुरंत उनको बोलिए कि जो सरफेस है, फ्लोर जो है, उस पर तुरंत रोल, गुलाटी मारना शुरू कर दे। उससे क्या होता है, तुरंत ही एयर का जो सप्लाई होता है इंटरप्ट होने लग जाता है, उससे भी आग बुझ जाती है। और तुरंत ही उस पर्सन के आसपास आप ब्लैंकेट, मोटा थिक ब्लैंकेट जो होता है, कॉटन का नहीं तो उस पर भी आग लग जाएगी, बहुत ही मोटा सा ब्लैंकेट है, उसको आप रोल कर दीजिए, एयर का सप्लाई तुरंत बंद, ऑक्सीजन का सप्लाई कट, आग बुझ जाएगी। In many buildings, trains and aeroplanes, fire extinguishers are placed to extinguish the fire. आपका एरोप्लेन्स हो गए, बस हो गई, स्कूल्स हो गए, यहाँ पर आपके रेड कलर के एक सिलेंडर में फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, तो वो फायर एक्सटिंग्विशर्स भी यूज करे जाते हैं आग बुझाने के लिए। In case of big fires, dial 101 on telephone to call a fire brigade. बहुत ज़्यादा आग लग गई है, इनमें से आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो, so there is a number is 101. इस नंबर पे आपको कॉल करना है, तुरंत ही फायर ब्रिगेड आ जाएंगे और उस आग को बुझा देंगे। Evaluate yourself. Here are some set of questions. जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है, एड का मतलब होता है हेल्प, तो फर्स्ट एड का मतलब द फर्स्ट हेल्प दैट यू गेट व्हेन यू आर इन सम काइंड ऑफ सिचुएशन व्हिच इज नॉट हेल्दी। First aid is the immediate medical help given to an injured person before the arrival of a doctor. Recall any of the situation when you got hurt. Your elder might have given you some medical help before taking you to the doctor. If you were bleeding, they might have tried to stop bleeding. If you got muscular pain, they would have tried to reduce your pain by using some medical aid. All these kinds of help which lower the pain of an injured person come under the first aid. First aid का मतलब क्या होता है? The first immediate help which is given to you when you are not in an healthy circumstance. कैसे? कभी भी आपको तुरंत आपको तबीयत खराब है, चोट लग गई है, कट लग गया है, तो डॉक्टर के आने में टाइम लग सकता है, आपको हॉस्पिटल तक जाने में टाइम लग सकता है, तो टेम्परेरी आपको पेन से रिलीफ देने के लिए क्या होता है, आपको फर्स्ट मेडिकल हेल्प दी जाती है। तो फर्स्ट इमीडिएट हेल्प जो होती है बिफोर द डॉक्टर अराइव्स और यू रीच द हॉस्पिटल, उसको बोला जाता है फर्स्ट एड।
Sometimes proper first aid helps to save the life of the victim. So it is important for everyone to know about the first aid. Let us learn some first aid tips. तो फर्स्ट एड इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इससे जान भी बचाई जा सकती है जब तक आप डॉक्टर तक पहुंच रहे हैं तब तक. तो फर्स्ट एड के बारे में कुछ जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. लेट्स लर्न अबाउट दैम. कट्स एंड वुंड्स के केसेस में क्या क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं आप? During an accident or by any other cause, the internal tissues are exposed to the air as cuts and wounds. If it is not treated properly, germs and dust from the environment may enter in it and may cause infection. अब कट हो जाता है. अब कट को तुरंत ही साफ करके एंटीसेप्टिक से बंद क्यों करा जाता है? क्योंकि जैसे ही कट लगता है स्किन आपकी ओपन अप हो जाती है, अंदर के जो टिश्यूज होते हैं वो एयर के साथ एक्सपोज हो जाते हैं. अब एयर में बहुत सारे जर्म्स होते हैं. बहुत देर तक अगर ये आपका वुंड खुला रहा, जो आपकी खरोच है या आपका घाव अगर खुला रहेगा, जर्म्स अंदर जाएंगे, वो आपके घाव को भी खराब करेगा, इंटरनल ऑर्गन्स को भी खराब कर देगा. To avoid infection in cuts and wounds, following first aid tips should be followed. Clean the cut or wound with an antiseptic solution. Antiseptic solution kills the microbes. सबसे पहले आपको क्या करना है किसी भी कट या वूंड के केस में? सबसे पहले तो आपको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लेना है. डिटॉल ये हो सकता है, कुछ भी ये हो सकता है, उससे आपको हल्के हल्के साफ कर देना है ताकि सारे जर्म्स क्लियर ऑफ हो जाएं. एंटीसेप्टिक क्रीम कवर द वुंड विद बैंडेज. उसके बाद आपको क्या करना है? एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है और उसके बाद बैंडेज से उसको कवर कर देना है. इन केस ऑफ ब्लीडिंग, यूज एन आइस पैक विच कैन बी मेड बाय कीपिंग क्रश्ड आइस इनटू अ टॉवल. इट प्रिवेंट्स ब्लीडिंग. बहुत ज़्यादा खून अगर बह रहा है, आप आइस पैक बना सकते हो. अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत सारी आइस लीजिए, क्रश उसको कर दीजिए, एक मोटे टॉवल के अंदर उसको रखिए और उसको जहाँ पर भी घाव है, जहाँ पे खून बह रहा है, वहाँ पे लगाना शुरू कर दीजिए. ब्लीडिंग रुक जाएगी. ब्लीडिंग कैन बी स्टॉप्ड बाय पुटिंग अ टाइट बैंडेज ओवर द वुंड. अगर बहुत ज़्यादा खून है, आइस पैक से भी नहीं अगर रुक रहा है, तो जहां पर आपका घाव है उसके आसपास बहुत तेज से आपका जो बैंडेज है उसको रैप कर दीजिए टाइटली. उससे भी ब्लीडिंग रुक जाती है. मोर टू नो, if the skin is cut by some dirty or rusted object, it is important to give an anti-tetanus injection to the patient within 24 hours of injury. Otherwise, the germs enter and spread tetanus in the body. अब बहुत ज़्यादा किसी गंदी या फिर रस्टेड ऑब्जेक्ट, रस्टेड यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट में जंग लगा हुआ है, उससे अगर कोई भी कट अगर आपको होता है, 24 घंटे के अंदर अंदर एंटी टेटनस इंजेक्शन आपको लगाना होता है. नहीं तो ये जो आपका जर्म्स होते हैं ये आपकी पूरी बॉडी में टेटनस को फैला सकते हैं और इससे जान भी जा सकती है. Next is burns. When skin gets burnt, the inner sensitive layer of the skin is exposed to the germs and dust. So it is important to treat the burnt skin immediately. अब अगर जल गया है आपका हाथ, स्किन पे किसी भी टाइप खाना बनाते हो या फिर किसी भी गर्म चीज़ से आपके हाथ में जलन हो सकती है, जल सकता है, तो आपकी जो स्किन होती है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो एक्सपोज हो जाती है. तो उसको भी तुरंत ट्रीट करना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो जर्म्स आपकी बॉडी में बहुत बुरी तरह फैल के इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं. For burnt skin, following first aid tips can be followed. In case of minor burns, the burnt areas should be kept under cool running water for some time. After this, an antiseptic cream should be applied on the burnt part. तुरंत आपको जैसे ही कहीं पे अगर जल जाता है, आपको क्या करना है? ठंडे पानी, जो रनिंग वाटर होता है, टैप वाटर, ठंडा पानी अगर है, तुरंत ही अपना हाथ या जहां पर भी बर्न है उसको वहां पर एक्सपोज कर दीजिए और उसके तुरंत बाद आपको क्या करना है? एंटीसेप्टिक क्रीम उस पर लगा देनी है. Minor burns can be treated by applying a paste of baking soda and water. It gives a cooling sensation and prevents blisters. अब अगर कोई हल्का फुल्का बर्न है, कभी खाना बनाते हुए लग गया, गर्म चीज़ आपने पकड़ ली है, तो छोटे मोटे बर्न्स के लिए क्या है? बेकिंग सोडा और पानी का एक छोटा सा टाइट पेस्ट बनाइए, उस पेस्ट को लगाइए, उससे आपको ठंडक भी मिलेगी और जो ब्लिस्टर्स, बर्न के बाद जो हल्के हल्के ब्लिस्टर्स होने लग जाते हैं आपकी स्किन पे, जहाँ पे भी जल जाता है, वो ब्लिस्टर्स भी नहीं होंगे. In case of severe burns, take the patient to the doctor without any delay. Sometimes blisters are formed to the burnt part. Blisters are the natural prevention of burnt skin. These should not be pricked because pricking the blisters expose the inner skin to the dirt and germs which may eventually cause infection. अगर आपके बहुत ज़्यादा बर्न हो गया है तो नेचुरल सी बात है, जहाँ पे भी आपका जलन, जहाँ पे भी आग लग जाती है या जल जाता है जिस स्किन का पार्ट, वहाँ ब्लिस्टर्स होना बहुत कॉमन हो जाता है. अब ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं इनको आपको प्रिक यानी कि आपको उसको खुरतना नहीं है. जितना आप उसको खुरदोगे, जितना उसको आप प्रिक करोगे, उतने ही ज़्यादा जर्म्स फैलेंगे और वो ठीक भी
नहीं होगा। इन केस ऑफ केमिकल बर्न्स, एसिड वॉश द अफेक्टेड एरिया विद मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर। केमिकल बर्न्स, आप केमिस्ट्री लैब में गए हैं या फिर ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, एसिड्स की वजह से अगर कहीं पे अगर जल गया है आपका स्किन, तो तुरंत ही बेकिंग सोडा और पानी का पेस्ट आपको उस एरिया पे लगा देना है। नेक्स्ट इज फ्रैक्चर। A crack or break in a bone is called a fracture. It is a very painful situation. Swelling occurs around the affected area and the movement becomes very painful. अब आपके बोन में क्रैक या फिर पूरी तरीके से वो आपकी हड्डी टूट गई है, दैट इज नोन एज फ्रैक्चर। बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है, आसपास सूजन आ जाती है और वो एरिया मूव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, स्टिफ हो जाता है एरिया। अगर आप हल्का सा ही मूव करते हैं तो दर्द होने लग जाता है। बिफोर टेकिंग द विक्टिम टू द हॉस्पिटल, फॉलोइंग फर्स्ट एड टिप्स कैन बी फॉलोड। कीप द पेशेंट calm and comfortable and send for the doctor. शांत करिए सबसे पहले तो। किसी भी ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला स्टेप होता है काम रहना। पैनिक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, पैनिक करने से आपकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो सकती है। काम करिए पहली बात तो पेशेंट को, और उसके बाद डॉक्टर के पास भेजिए। Apply a splint to give support to the broken bone and try to avoid unnecessary movement. Any easily available article like sheets of newspaper, magazines, a piece of cardboard or a pillow around the injured bone can also act as a splint. This will prevent movement and help and broken bone to heal. फ्रैक्चर किसी को अगर हो जाता है तो आप स्प्लिंट एक बना सकते हैं। स्प्लिंट का मतलब क्या होता है, आप पिलो के साथ, न्यूज़पेपर या किसी शीट के साथ उसको रैप करके एक एलिवेटेड एरिया में, हमेशा बोला जाता है जो भी एरिया फ्रैक्चर हो रखा है उसको थोड़ा हाइट पे अगर आप रख देंगे तो वो बोन को वापस रिपेयर होने में भी हेल्प करता है और दर्द भी कम होता है। A sling made from a triangular piece of cloth can be used for support. अब हाथ पे लग गया है तो कपड़े से आप एक स्लिंग बना सकते हैं ताकि हाथ को सपोर्ट मिल सके। अगर हाथ पे लगी है तो, पैर पे है तो आप एक एलिवेटेड एरिया पे रख दीजिए ताकि वो बोन भी रिपेयर हो पाए और आपको ज्यादा पेन भी ना हो, सपोर्ट भी मिल जाए। स्प्रेन्स, स्प्रेन यानी कि मोच। In sprain, the tissues around a bone joint gets torn due to sudden jerk or shock. This causes swelling and severe pain at the joint. अब फ्रैक्चर से थोड़ा छोटा वर्जन होता है स्प्रेन का, मोच। मोच में क्या होता है, हड्डी नहीं टूटती है, जो आपकी बोन के आसपास जो जॉइंट आपका कोई भी होता है, आपका ये एल्बो जॉइंट हो सकता है, नी जॉइंट हो सकता है, एंकल जॉइंट हो सकता है, सडनली कोई जर्क लगता है, पैर मुड़ गया, कुछ भी हो गया, हाथ मुड़ गया, तो जॉइंट के आसपास की टिश्यूज जो होती हैं वो टॉर्न हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है और वहां का मूवमेंट कुछ टाइम के लिए रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। Following tips of first aid should be followed. Apply ice packs to the affected area. This helps to reduce pain and swelling. मोच अगर बिल्कुल तुरंत है, नई नई मोच है, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, गर्म पानी और नमक में पैर डाल देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल अगर फ्रेश आपकी मोच है तो उस टाइम पे आपको ठंडा पानी, आइस पैक अगर है तो वो आपको लगाना है, उससे स्वेलिंग आपकी कम हो जाएगी। अप्लाई सम पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स टू रिड्यूस द सेंसेशन ऑफ पेन। स्प्रेज बहुत सारे अलग अलग टाइप के आते हैं, ऑइंटमेंट्स आती हैं, पेन रिलीवर्स आते हैं, वो आपको उसके बाद तुरंत ले लेना है। टाई द अफेक्टेड एरिया विद एन क्रेप बैंडेज। आपके क्रेप बैंडेजेस आते हैं, तुरंत ही जो भी आप ऑइंटमेंट आपने लगाई है, स्प्रे आपने जो भी चीज लगाई है, उसके तुरंत बाद क्रेप बैंडेज बांध दीजिए, जिसे हिंदी में गर्म पट्टी भी बोलते हैं। वो गर्माहट देता है जिससे कि आपकी टिश्यू धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू कर देती हैं। एनिमल बाइट्स। The saliva of some animals like dogs, cats and monkeys contains viruses of a very dangerous disease. अब कुछ animals ऐसे होते हैं जैसे dogs, cats, monkey, ये जब बाइट करते हैं तो दांतों से तो अलग अलग टाइप के जहर इन्फेक्ट होते ही हैं, चोट लगती है, लेकिन इनके सलाइवा में भी अलग अलग टाइप के आपके बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं जो बहुत ही ज्यादा डेडली हो सकते हैं। नंबर 1 इज डॉग बाइट। The saliva of dog contains the virus of a disease called rabies. Use the following tips of first aid in case of a dog bite. Wash the bitten portion with running water and cover it with a clean bandage and take the victim immediately to the doctor. डॉग बाइट, जो कुत्ते होते हैं, इनके सलाइवा में एक बहुत ही गंदी डिजीज होती है, वो है रेबीज। अब रेबीज से आपको बहुत घातक बीमारियां हो सकती हैं, और रेबीज जिसको होता है वो बंदा अगर बहुत लंबे टाइम के लिए सस्टेन कर गया इसी बीमारी से तो मर भी सकता है। तुरंत अगर डॉग बाइट होती है, ठंडे रनिंग पानी में अपने उस अफेक्टेड एरिया को फटाफट रखिए और उसको बैंडेज से क्लीन कर दीजिए और उसके बाद तुरंत ही डॉक्टर के पास लेके जाइए। नेक्स्ट इज स्नेक बाइट।
When a poisonous snake such as cobra or crate bites someone, poison is injected into the victim's body. This poison travels through the blood to the entire body of the victim. अब अगर snake bite, जो आपके venomous snakes होते हैं, जहरीले सांप जो आपके होते हैं, कोबरा हो गया, क्रेट हो गया, ये जैसे ही बाइट करते हैं तुरंत ही विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में वो जहर चला जाता है और पूरी बॉडी में फैलना शुरू कर देता है। तो इन केसेस में क्या करना है, फॉलोइंग टिप्स ऑफ फर्स्ट एड शुड बी गिवन टू द विक्टिम ऑफ द स्नेक बाइट। Tie a bandage tightly a little above the bitten area to stop the spread of poison in the blood। कहीं पर भी अगर स्नेक बाइट हुआ है, यहाँ पे अगर सपोज हुआ है, उसे थोड़ा सा यहाँ ऊपर की तरफ बहुत टाइटली कोई भी एक बैंडेज, कपड़ा, कुछ भी बहुत टाइटली बांध दीजिए ताकि वहां से ब्लड फ्लो रुक जाए और जहर ऊपर की तरफ ना फैले। डू नॉट लेट द विक्टिम स्लीप। सांप ने जिस भी इंसान को काटा होता है उसको सोने आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। स्लीप टाइम पे वो टाइम होता है जब आपका जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज होना शुरू कर देता है और आपका तुरंत ही जहर तेजी से फैलना शुरू कर देगा। टेक द विक्टिम इमीडिएटली टू द डॉक्टर। एंड लास्टली, तुरंत ही ये सब चीजें फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर के पास लेके जाइए। हीट स्ट्रोक। Heat stroke is a condition in which the body gets overheated due to exposure to high temperature for a long period. The affected person suffers high body temperature, nausea, severe headache, sweating and might faint. अब heat stroke क्या होता है, जब बहुत देर तक आपकी बॉडी बहुत गर्म एनवायरनमेंट में रह जाती है। स्पेशली हीट स्ट्रोक आपको सूरज के नीचे रहने से भी हो सकता है। अगर बहुत गर्मी है, पूरे दिन भर आप बाहर है, आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पा रही है, तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। आपका बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉजियाटिक आपको फील होने लग जाता है, वॉमिटिंग जैसा फील होने लग जाता है, बहुत सर दर्द होने लग जाता है, पसीना आने लग जाता है एंड द पर्सन माइट फेंट ऑल्सो, बेहोश भी हो सकता है। The clothes of the patient should first be loosened to enable proper blood flow. टाइट कपड़े हैं तो उनको लूज कर दीजिए ताकि ब्लड फ्लो प्रॉपर हो जाए। He or she should be kept away from the hot places. गर्म चीजों से दूर रखना है। Nice pack should be applied on the neck and on the armpits. नेक वाले रीजन में और जो आपके आर्मपिट वाले रीजन होता है वहां पर आपको आइस पैक लगाना है, जिसको भी हीट स्ट्रोक हो गया है, ताकि बॉडी ठंडी होना शुरू हो जाए। चोकिंग। Choking can occur when you eat or drink while talking. This happens because food enters the windpipe, making it difficult to breathe. अब choking कब होती है, जब खाना खाते खाते आप बात करना शुरू कर देते हो, तब क्या होता है, आपका खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से आप सांस नहीं ले सकते। तो ये भी इसीलिए बोला जाता है खाना खाते हुए सिर्फ खाना खाइए, बात मत करिए। In case of choking, stand behind the victim and place a clenched fist below his or her rib cage, just above the navel. Then hold the fist with the other hand and give an inward push. अगर आपके सामने ऐसे किसी बंदे को choking हो गई है खाने की वजह से, क्या करना है, उसके पीछे जाइए, जो नाभि होती है नेवल, उससे थोड़ा सा ऊपर रिब केज के नीचे एक हाथ रखिए, दूसरा हाथ लेकर आइए, एक ऐसा फिस्ट बनाइए और इनवर्ड पुश, यानी कि अंदर की तरफ आपको पुश करना है। इससे क्या होगा, तुरंत ही जो इधर का खाना होता है वो बाहर आ जाएगा। Ask the victim to look up and cough. Repeat this 2 to 3 times. 2 से 3 बार करिए। विक्टिम को बोलिए ऊपर की तरफ देखे ताकि इनवर्ट पुश की वजह से खाना बाहर की तरफ आ जाए। नेक्स्ट इज पॉइजनिंग। So many things such as detergents, naphthalene balls, medicines and insect killers kept at home may become poisonous if consumed accidentally. Remember the following things. Keep all these things out of the reach of the little children. अब घर पे डिटर्जेंट पाउडर्स होते हैं, नेपथलिन बॉल्स होती हैं, मेडिसिन होते हैं, इन सब से जहर फैल सकता है बॉडी के अंदर, बहुत ज़्यादा ये घातक होते हैं, डेडली होते हैं। क्या करना है, बच्चों की रीच से दूर रखना है इन सब चीज़ों को। Do not take any medicine without any adult supervision. बिना किसी बड़े की हेल्प के, बिना उनके प्रेजेंस के आपको कोई भी दवाई नहीं लेनी है। If someone has swallowed any kind of poison, then make him vomit by giving him lot of lukewarm salty water. गलती से अगर ऐसी कोई पॉइजनस चीज किसी ने भी कंज्यूम कर ली है तो तुरंत वॉमिट उसको करवाना है आपको। किस तरीके से, गुनगुना पानी लीजिए, उसमें नमक डाल दीजिए, बहुत सारा पिलाइए, उससे क्या होगा, वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी। टेक द पेशेंट टू द डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डॉक्टर के पास लेके जाइए। इवैल्यूएट योरसेल्फ। नाउ हियर आर सम सेट ऑफ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको खुद से देने हैं। अ कॉल अवे। Keep the telephone numbers of your nearest police station, fire station, doctor and chemist handy. In case of an emergency, you can immediately call for help. अब कुछ नंबर्स आपके पास हमेशा हैंडी होने चाहिए, यानी कि हमेशा आपके साथ होने चाहिए। क्या क्या नंबर है ये? पुलिस स्टेशन आपके घर के आसपास का,
हॉस्पिटल का नंबर, डॉक्टर का नंबर, फायर स्टेशन का नंबर और एक केमिस्ट का नंबर। ये 4-5 नंबर आपके पास हमेशा होने चाहिए। कुछ भी इमरजेंसी होती है तुरंत कॉल करिए और उनको हेल्प के लिए बुलाइए। टर्म्स टू लर्न। Fracture, the crack or break in a bone. Splint, temporary support given to the broken bone. Sling, a supportive cloth or a bandage given to the broken arm bone. Antiseptic, a substance that destroys the growth of microbes. Blister, a small bubble raised in the skin as a reaction to the burn. Choking, a situation when food enters the windpipe and make us difficult to breathe. Fracture क्या होता है? हल्का सा क्रैक या आपकी हड्डी टूट जाती है जिसकी वजह से स्प्लिंट आपको दिया जाता है। स्प्लिंट क्या होता है? टेम्पररी सपोर्ट टू अ ब्रोकन बोन। एंटीसेप्टिक्स होते हैं आपके जो माइक्रोब्स को बढ़ने से बचाते हैं। ब्लिस्टर्स, यूजुअली जहाँ पे बर्न आ जाता है उसके आसपास छोटे छोटे से आपके पिंपल्स टाइप के आपके ब्लिस्टर्स आपको दिखाई देंगे। एंड चोकिंग, खाना खाते हुए जब आप बात करते हो तो खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप पे चला जाता है, तो खाना खाते हुए बात नहीं करनी है। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये सारे सेफ्टी रूल्स आपको फॉलो करने हैं एंड इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद से करनी है।